जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज के तहत हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। इससे संबंधित 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। उन 3 वीडियोज में हमने अभी तक 99 प्रश्नों को क्या किया है, लगाया हुआ है, सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 99 के आगे की कहानी चालू करेंगे। प्रश्न नंबर 100 से हम प्रश्न लगाना चालू करेंगे, ठीक है। वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए 2-3 जानकारियां हैं। तो उसमें एक सामान्य जानकारी ये है कि हमारे इनसाइट एकेडमी में कुछ और अन्य प्रोग्राम भी चल रहे हैं। उन अन्य प्रोग्राम में एक तो आपका क्या है, एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं। एंशियंट हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लासेस जिसमें निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ठीक है, इससे संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ इसके अलावा क्या है, आपका जो इथिक्स का पेपर 4 है, पेपर 4 जो इथिक्स का पेपर है, उसके संबंधित क्लासेस भी चल रही हैं। तो उसका भी वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी जानकारियां थी। अब चालू करते हैं आज का वीडियो आपका। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है, आज के इस लेक्चर का जो पहला प्रश्न आता है आपका, वो ये है कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है। तो अगर हम पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानों की बात करें तो जो सबसे पुरानी चट्टान आ जाती है वो आपकी कौन सी आ जाती है, आद्य महाकल्प की युग की आ जाती है। किस युग की, आद्य महाकल्प युग की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में आद्य महाकल्प की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो अच्छे से याद रखना है आपको, सबसे पुराना क्या है आपका, आद्य महाकल्प है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक इमारत बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ऐतिहासिक इमारत जो हमारे पुराने वो हैं, एंशिएंट मोनूमेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो उनको बनाने के लिए जो ओल्ड एक तरीके से ग्रुप का वो होता है, पत्थर होता है, उसका यहाँ पे क्या किया जाता था, पाषाण का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो पुराने समूह के पत्थरों का यहाँ पे क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। इसमें ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो सब इसी के माध्यम से क्या की गई हैं, निर्मित की गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप अच्छे से याद रखिए, आपका किस चीज़ की बात की जा रही है, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश के एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पड़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अरावली श्रेणियाँ। तो अरावली श्रेणियाँ कहाँ पड़ेंगी, आपके पश्चिमी उत्तर पश्चिम भाग जो मध्य प्रदेश का वहाँ पड़ेंगी। और इन दोनों के बीच में जो भूभाग पड़ता है आपका, वो क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। और ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके 5 भाग हैं टोटल। जैसे हमने इस चीज़ को पहले पढ़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन टोटल 7 हिस्सों में किया जाता है। अगर और पहले चले जाएंगे आप, मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व चले जाएंगे 2000 के पूर्व, तो 9 हिस्सों में किया जाता था। पर अगर वर्तमान परिस्थिति में बात करें टोटल 7 हिस्सों में किया जाता है। उन 7 हिस्सों में से 5 हिस्से मध्य उच्च भूमि के प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, मालवा का पठार, कौन कौन सा आपका, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार और आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। तो इतने हिस्से क्या आ जाते हैं, इसके तहत आ जाते हैं। यहाँ पे फिर 2 हिस्से सिर्फ कौन से बचते हैं, तो एक आपका क्या बन जाता है, बच जाता है यहाँ पे बघेलखंड वाला पठार, और दूसरा क्या बच जाता है, सतपुड़ा घाटी वाला एरिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि कैमूर श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विविभाजक का कार्य करती है। कैमूर की श्रेणी किसके बीच क्या करती है, किन 2 नदियों के बीच जल द्विविभाजक का कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यमुना और सोन। सीधी सी बात है, यमुना मध्य प्रदेश के कहाँ है, उत्तरी भाग में लगभग बह रही है, और आपका सोन कहाँ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बह रही है। इन दोनों के बीच क्या है, आपकी कैमूर श्रेणी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मालवा किन 2 नदियों के बीच जल द्विविभाजक के रूप में कार्य करता है। तो मालवा किन नदियों के बीच क्या है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ऑप्शन क्या दी है आपका, नर्मदा चंबल, नर्मदा छिप्रा, नर्मदा या फिर नर्मदा यमुना, ठीक है। तो मालवा को आप नोटिस कीजिए, तो नर्मदा हमारे कहाँ बह रही है, एक तरीके से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बह रही है, यमुना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बह रही है। और इन दोनों नर्मदा और यमुना के बीच में क्या पड़ता है आपका, मालवा का पठार अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में पाए जाते हैं।
सर्वाधिक खनिज किस चट्टान समूह में मिलते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका, धारवाड़ शैल समूह में। किस में मिलते हैं, धारवाड़ शैल समूह में। और मध्य प्रदेश में धारवाड़ शैल समूह कहाँ मिलेगा आपको, तो मध्य प्रदेश का जो कौन सा एरिया आपका, दक्षिण पूर्वी एरिया, ठीक है। कौन सा, दक्षिण पूर्वी एरिया, मतलब बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ के जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। अगला है लम्हेरा हिल्स कहाँ है, अच्छे से याद रखना है आपको। तो लम्हेरा हिल्स आपके कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। तो रायसेन में भीमबेटका है, विदिशा में उदयगिरी है, काकरेबडी आपके इंदौर में है, ठीक है। इसके अलावा धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं, जबकि लम्हेरा हिल्स आपके कहाँ पर मिलेगी, जबलपुर में मिलेंगी। तो लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है, इसको अच्छे से याद रखना है। बाकी आपका रायसेन भीमबेटका में है, उदयगिरी विदिशा में है, काकरीबड़ी आपकी इंदौर में है, ठीक है। मांडू हिल्स आपके धार में है, इनको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला घोषित किया था। तो प्रदेश का 51वां जिला आपको अच्छे से पता है, शाजापुर से अलग करके बनाया गया था आगर मालवा, ठीक है। अब तो क्या हो गए हैं, 52 जिले हो गए हैं। तो 52वां जिला क्या है आपका, तो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, वो क्या है आपका, निवाड़ी। क्या है, निवाड़ी, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2013 में नई तहसील का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिमरिया, बहरी, पठारी, सुल्तानपुर, उदयपुर, बैराड़, ये सभी नई तहसीलें 2013 में बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है नई तहसीलों के निर्माण के बाद हमारे यहाँ पे संख्या कितनी हो गई है, तो 364। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न हमारे लिए थोड़ा सा पुराने हैं, ठीक है। 108 प्रश्न नंबर का प्रश्न, 109 नंबर का प्रश्न हमारे लिए थोड़ा सा पुराने हैं। डेटा अपडेट हो चुका है। जब इसको हम जो हमारा एमपी पॉलिटी क्लासेस हैं उसमें एमपी पॉलिटी क्लास में लेटेस्ट डेटा के साथ इसको पढ़ाया जा चुका है, वहाँ पर जा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कि अगस्त 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा मूलतः किस जिले से पृथक करके बनाया गया था। तो इस प्रश्न को हमने तो लगा लिया कि किससे पृथक करके बनाया गया था, आपका ये शाजापुर जिले से पृथक करके बनाया गया था, ठीक है। फिर है नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो आगर मालवा जो है वो आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि शाजापुर भी कहाँ पे आता है, आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। फिर है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 10 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पे झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तथा मुरैना शामिल हैं, ठीक है। जिसमें जैसे आपका शिवपुरी है, शिवपुरी आपका राजस्थान के साथ साथ किसको टच करेगा, यूपी को भी टच करेगा, ठीक है। ऐसे ही मुरैना है आपका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान की सीमा को कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, 10। उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले स्पर्श करेंगे, तो 13 जिले स्पर्श करते हैं। कितने, 13 जिले स्पर्श करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की सीमा को, मध्य प्रदेश के 13 जिले, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उलट गया है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के कितने जिले संबंधित राज्य की सीमा को छू रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया है कि संबंधित राज्य के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे लिए क्या है, महाराष्ट्र के 9 जिले और छत्तीसगढ़ के 6 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के 9 जिले और छत्तीसगढ़ के 6 जिले, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनना है जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और मध्य प्रदेश के न्यूनतम जो क्या है जिले स्पर्श करते हैं। सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश के किस राज्य को छूते हैं और सबसे कम जिले मध्य प्रदेश के किस राज्य को छूते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है सर्वाधिक जिले छू रहे हैं और गुजरात में आपको पता है मात्र 2 जिले छू रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा हमारा बा या बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। अब कुछ जिले तो ऐसे भी होंगे ना जब पूर्णतः क्या होंगे, लैंड लॉक्ड होंगे, मतलब सीधी सी बात है उन जिलों का किसी अन्य राज्य से कोई दूर दूर तक क्या होगा, बॉर्डर टच नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे जिलों की संख्या हमारे प्रदेश में कितनी है, तो 18 जिले ऐसे हैं। ठीक है, 18 जिले ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं टच करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। अब यहाँ पे हमको उन जिलों को पहचानना है जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को टच कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, बालाघाट झाबुआ, बालाघाट मुरैना, शिवपुरी अलीराजपुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, सभी सही हैं। क्यों सभी सही हैं? जैसे बालाघाट है, बालाघाट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बालाघाट आपका छत्तीसगढ़ को भी छूता है और महाराष्ट्र को भी छूता है। झाबुआ की बात करें तो झाबुआ राजस्थान और गुजरात को छूता है। फिर बालाघाट हमने देख लिया, यहाँ पे फिर क्या आता है आपको, मुरैना, मुरैना राजस्थान और यूपी को छूता है। शिवपुरी आपका राजस्थान यूपी को छूता है। अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र को छूता है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी लिस्ट दी हुई है कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जो दो राज्यों की सीमा को छूते हैं। तो जैसे बालाघाट है वो आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, झाबुआ है आपका राजस्थान गुजरात, मुरैना है आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान, शिवपुरी है आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान, अलीराजपुर है आपका गुजरात और महाराष्ट्र। तो इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं, तो अगर हम बात करें जैसे बालाघाट महाराष्ट्र को छूता है, ठीक है, फिर है आपका मुरैना राजस्थान को छूता है, झाबुआ गुजरात को छूता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ को। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो छिंदवाड़ा है वो छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है, ये आपको अच्छे से पहले से पता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ को छूता है, छिंदवाड़ा राजस्थान को छूता है। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र को छूता है छिंदवाड़ा। तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग होता था। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि विदर्भ किसका भाग होता था, पहले मध्य प्रदेश का भाग होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश उसका भाग है क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके कि क्या वो विंध्यन शैल का भाग है, क्या वो गोंडवाना लैंड का भाग है, या दक्कन ट्रैप का, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो आपको पहले से अच्छे से पता है, जब हम पृथ्वी के विकास की वो पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एक देखने को मिलता है कि जो आप आज की तारीख में आप अलग अलग महासागर देखते हैं वो सब पहले एक ही होते थे, और आज की तारीख में जो आप महाद्वीप देखते हैं अलग अलग, वो सब भी क्या होते थे, एक ही होते थे। तो महासागरों का जो समूह होता था पहले एक ही होता था, उसको क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे। और जो आपका भूभाग होता था टोटल, उसको क्या बोलते थे, पेंजिया बोल दिया जाता था। ठीक है, पेंजिया का आगे चल के चरणों में क्या होता है उसका विखंडन होता है। तो पेंजिया का जब विखंडन होता है तो दो भागों में टूट करके सामने आता है। एक भाग को, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं हम, अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। जो दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड, उसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, उत्तरी महाद्वीप आ जाता है, दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उसमें गोंडवाना लैंड का अंग थी। तो मध्य प्रदेश चूँकि भारत का ही अंग है, तो उसके तहत कहाँ आ जाएगा, वो गोंडवाना लैंड में समाहित हो जाएगा। ये MPPSC प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला MPPSC प्री 2010 का ही एक और प्रश्न है आपका कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में जो कुल लंबाई, मध्य प्रदेश के उसमें बात करें हम, कुल लंबाई है वो कितनी है, 1077। और अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो वो टोटल कितनी है, 1312 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर हो गई, मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी हो गई, 1077 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, आदिवासी जनसंख्या है, वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये जो आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, लगभग 20.5% है। कितना, लगभग 20.5% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, तो जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मतलब आपका बालाघाट छिंदवाड़ा यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपका
गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न आपका कि चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि चंबल घाटी का जो निर्माण हुआ है, या चंबल घाटी में जो बीहड़ पाए जाते हैं वो किसके कारण होते हैं, कौन से अपर्दन कारण होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गली इरोजन या गली अपर्दन बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक आपके कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक बात करें तो अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक बात करेंगे तो अनूपपुर जिले में। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आपका मालवा का पठार अवस्थित है। कौन सा, मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। तो 2008 में जो 2 नए जिले गठित किए गए थे, उन 2 नए जिलों की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, तो 2008 में जो गठित 2 नए जिले थे वो क्या थे आपके, सिंगरौली और अलीराजपुर। ठीक है, क्या क्या थे, सिंगरौली जो कि आपके कहाँ से अलग कर दिया गया, सीधी से, और अलीराजपुर वो कहाँ से अलग कर दिया गया, आपके झाबुआ से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या देशांतर के क्या है सबसे पास पड़ेगा। एमपीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। इनमें से कौन सा शहर है जो भारतीय मानक शहर के उसमें एकदम पास में पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रीवा। इन चारों में अगर हम बात कर रहे हैं तो IST 82.5 डिग्री ईस्ट क्या होता है, IST क्या है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है, कितना, ईस्ट में, जो कि कहाँ से निकलता है आपके एक तरीके से देखा जाए तो प्रयागराज से या नैनी से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर भी बोल दिया जाता है कई बार, और टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, अगर हम यहाँ चारों ऑप्शन की बात करें तो इसके हिसाब से जो सबसे पास पड़ेगा आपका वो क्या पड़ेगा, रीवा पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। अब सीधी आपका मध्य प्रदेश के एक हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में, झाबुआ क्या है आपके मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है, दोनों एक्सट्रीम में है एकदम, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर आता है सूर्योदय को लेकर के। तो सीधी में जो है सूर्योदय आपका आधे घंटे क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, सूर्य कहाँ उदित होता है, पूर्व दिशा में, सीधी कहाँ है, पूर्व दिशा में, और इतने ये जो दूरी है इनके बीच की 870 किलोमीटर की, इसके बीच में क्या आ जाता है आपका, आधे घंटे का अंतराल आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपके जबलपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, 10 जिले पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगला है आपका विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं किन राज्यों के साथ मिलती हैं या कितने राज्यों के साथ मिलती हैं। तो सामान्य प्रश्न, इसको हम पहले भी लगा चुके हैं कि मध्य प्रदेश की राज्य की सीमाएं आज की तारीख में 5 राज्यों से मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो कुछ जिले छत्तीसगढ़ में चले गए होंगे, कुछ जिले मध्य प्रदेश में बच गए होंगे। तो बचे हुए जिलों की हमसे यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है। तो जो बचे हुए जिलों की संख्या थी वो कितनी थी, 45 थी। टोटल संख्या कितनी थी, 61 थी। उसमें से बचे कितने, 45, बाकी कहाँ चले गए आपके, छत्तीसगढ़ चले गए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र के तहत समाहित किया जाता है। तो बुंदेलखंड देखो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश जिले कहाँ के आते हैं, यूपी के आते हैं, पर मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ जिले कौन से आते हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, तो टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, ये सभी जिले समाहित है उसके अंतर्गत। इसके अलावा छतरपुर भी आ जाता है, कुछ हिस्सा पन्ना कहा जाता है, निवाड़ी जिला जो आपका नया बना है वो आ जाता है, दतिया आ जाता है कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये सभी उसके तहत क्या है, समाहित हैं। इसके बाद है वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या कितनी थी। तो वर्ष 1998 में नए बनाए गए जिलों की संख्या कितनी थी, 16 थी।
ठीक है, बी.आर. दुबे समिति और सिंहदेव समिति, क्या बी.आर. दुबे समिति और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर जो नए जिले बनाए गए टोटल वो कितने थे? 16 जिले थे। बी.आर. दुबे समिति क्या है, सिंहदेव समिति क्या है, किसकी अनुशंसा में कौन सा जिला बना, ये सभी संबंधित जो भी जानकारी है वो हमारी एमपी पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज है उसके माध्यम से अपलोड की जा चुकी है। उसको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस करके डिटेल में देख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं। प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा, किस राज्य से नहीं मिलती हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि उड़ीसा राज्य से मध्य प्रदेश का क्या है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको अच्छे से पता है 1 नवंबर 1956 को। ये जो मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था, ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जिसमें से एमपीपीएससी प्री 2014 में भी एक बार पूछा गया है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा इनमें से किस राज्य से मिलती है, हमको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। यहाँ तो आपको पता है कि महाराष्ट्र बस से मिलती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, पंजाब, केरल और बंगाल से हमारा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब पृथक हुआ था। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो विभाजन है वो कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139 कि मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना जो है या ग्राम स्वराज जो अभियान है वो कब चालू किया गया था। तो जो ग्राम स्वराज अभियान है वो आपका 26 जनवरी सन 2001 से चालू किया गया था। संपूर्ण प्रदेश में 26 जनवरी सन 2001 से चालू किया गया था इसको। ठीक है, अगला है कि मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप। 308,245 कितना, 308,245 इस रूप में इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो 308,245 वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या आपको पता है 10 हैं। ठीक है, कौन कौन से संभाग है 10, तो आपको वो भी पता है कि चंबल है, ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, नर्मदापुरम है, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल। ये टोटल 10 हो गए। 11वां प्रस्तावित है छिंदवाड़ा के रूप में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा हमारा ये डेटा पुराना है, तो अभी आपको क्या मान के चलना है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, मतलब सबसे बड़ा जिला कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से। तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में क्या किया गया था, अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 144 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, 31 अक्टूबर सन 2000 में। 31 अक्टूबर सन 2000 को उनको क्या किया गया था, अलग किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि विकास खंडों की संख्या क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। अपडेटेड संख्या आप हमारे पॉलिटी वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिर है किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश राज्य कहा जाता है। तो भारत का हृदय राज्य की संज्ञा किसको दी गई है, हमारे मध्य प्रदेश को प्रदान की गई है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपको अच्छे से पता है यहाँ इन ऑप्शन में से कौन सा राज्य पड़ेगा, गुजरात। और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या पड़ेगा, राजस्थान। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम मध्य प्रदेश राज्य के स्थान की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, दूसरा स्थान हो जाता है। ठीक है, पहले स्थान में क्या हो जाता है आपका, राजस्थान। पहले स्थान में क्या हो जाता है आपका, राजस्थान। दूसरे स्थान में कौन हो जाता है, मध्य प्रदेश। अगर आप विभाजन के पूर्व चले जाएंगे तो सन 1 नवंबर 2000 के पूर्व चले जाएंगे आप, तो देश का सबसे बड़ा राज्य क्या था, मध्य प्रदेश ही था।
पर विभाजन के पश्चात जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपके, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, इस चीज़ को तो आप अभी तक में समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था। तो निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया। तो ऑप्शन है आपके डिंडौरी, सिंगरौली, उमरिया और अशोकनगर। तो इस चीज़ को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। सिंगरौली और अलीराजपुर को 2008 में जिला बनाया गया था। सिंगरौली को सीधी से अलग करके, अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में इनमें से क्या पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश पड़ता है। पश्चिम में क्या पड़ता है आपका, गुजरात पड़ता है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान पड़ता है। पूर्व में छत्तीसगढ़ अवस्थित है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके, भिंड, शिवपुरी, सतना और श्योपुर। तो जो श्योपुर है उसकी सीमा राजस्थान को टच करती है, ना कि उत्तर प्रदेश को। शिवपुरी की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करती है। ठीक है, भिंड की सीमा उत्तर प्रदेश को टच करती है। सतना की सीमा उत्तर प्रदेश को टच करती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर के मध्य प्रदेश बनाया गया था। उसकी राजधानी कहाँ थी। सीपी बरार और बुंदेलखंड को मिलाकर के, छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर के मध्य प्रदेश बना, और उसकी राजधानी क्या थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, नागपुर थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154 कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश की कुल भूमि के लगभग 26 से 27% हिस्से में क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या हो गया आपका, मालवा का पठार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक ऊंची चोटी मिलेगी आपकी, तो वह है आपका सतपुड़ा का पठार। कहाँ है, सतपुड़ा के सतपुड़ा पर्वतमाला जो है आपकी, उस पर सर्वाधिक ऊंची चोटियां अवस्थित मिलेंगी। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। इस प्रश्न को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि तहसीलों की संख्या निरंतर अपडेट होती रहती है। सरकार कभी भी कोई भी किसी भी तहसील को घोषणा करके बना सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से, या यूँ कहो कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में जो है वो कब से है। तो वो कब से है, तो सीधी सी बात है, वो आपके कब से है, 1 नवंबर 2000 सन 2000 से है। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 से मध्य प्रदेश का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको छिंदवाड़ा मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में जो नगर निगम हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 है। यहाँ पे इसको अपडेट कर लेंगे आप, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 16 है। इस चीज़ को आप अपडेट कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं। तो कौन से संभाग में सबसे कम जिले मिलेंगे आपको, तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में बात करें तो ग्वालियर, रीवा, इंदौर और चंबल में अगर हम बात करें तो सबसे कम किस में है, चंबल में। सिर्फ 3 जिले आते हैं, कौन कौन से आपके, भिंड, मुरैना और श्योपुर। जबकि 3 ही जिले आपके कहाँ मिलेंगे, आपके नर्मदापुरम में मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका नर्मदापुरम में सिर्फ 3 जिले कौन से मिलेंगे आपके, तो हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो इस चीज़ को, प्रश्न को हम पहले भी लगा चुके हैं, 5 राज्यों से वो क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है। यहाँ पे बुंदेलखंड भी है मध्य प्रदेश में, बघेलखंड भी है, मालवा भी है। उत्तराखंड तो क्या है, स्वयं एक राज्य है।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का जो आखिरी प्रश्न रहेगा इस वीडियो का वो ये है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड जो आपका वो है डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हो जाता है आपका इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ की है, आपके इंदौर जिले की है। तो ये क्या था दोस्तों आपका आज का एमपी जीके का एमसीक्यू था, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 163 तक एमसीक्यू लगाए। लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को हमने आज सॉल्व किया। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।